So the topic we are studying today is deformation of solids, and the first thing that we need to study is the Hooke's law, which states that force is directly proportional to extension until the limit of proportionality. यानी जब तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रीच नहीं होगी तब तक फोर्स और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. फोर्स बढ़ेगी, एक्सटेंशन बढ़ेगी, फोर्स कम होगी, एक्सटेंशन कम होगी. And this is given by the formula F is equals to KE, where K represents the spring constant. K is equals to spring constant. अब फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ आपको एक दिख रहा होगा इस तरफ स्क्रीन के लेफ्ट पे, where I have drawn a straight line क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, and the gradient represents K, that is the spring constant. तो अगर ग्रेडियंट ज़्यादा स्टीप होगा तो K की वैल्यू उतनी बड़ी होगी, and the steeper the gradient, the greater the rigidness in the spring. यानी K की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना स्ट्रिंग को एक्सटेंड करना, उसे खींचना उतना मुश्किल होगा. सिमिलरली अगर K की वैल्यू छोटी होती जाएगी तो स्प्रिंग को छोटा करना, कंप्रेस करना या एक्सटेंड करना दोनों आसान होता जाएगा. नेक्स्ट थिंग that we need to see is the concept of energy stored in a string. अच्छा भाई, जब कोई स्ट्रिंग कंप्रेस होगी या एक्सटेंड होगी तो ऑब्वियसली उसमें एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एंड दिस एनर्जी इज गिवन द नेम स्ट्रेन एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और द वर्क डन ऑन द स्प्रिंग. फिर से आप एक फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ देख रहे हैं स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे, एंड द एरिया अंडर द ग्राफ एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और द स्ट्रेन एनर्जी. It is given by the formula half into force into extension. The next concept which we need to study is also related to energy stored in a spring, and that is given the name additional strain energy. अब फर्ज करें आपने एक फोर्स लगाई एक किसी स्प्रिंग पे, तो एक एक्सटेंशन एक्सपीरियंस होगी उस स्प्रिंग में. आपने फर्दर फोर्स लगाई तो एक और एक्सटेंशन होगी, एंड द एनर्जी that is stored due to the second extension is given the name additional strain energy, and it can be found using this formula, yani area of the, we can say the area of the greater triangle minus the area of the smaller triangle. सही है, तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू F2 इंटू E2 माइनस हाफ F1 E1. F can be written as KE, तो हमने यहाँ पे F को रिप्लेस कर दिया KE से यहाँ भी, और K को सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ सकती है. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट जो हमने चीज़ देखनी है वो है कि अगर हम फ़र्ज़ करें कि स्प्रिंग को इतना खींच दिया कि उसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ही क्रॉस हो गई तो क्या होगा. सबसे पहले तो द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू स्टडी इज कि अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्रॉस हो जाती है तो क्या होगा. सबसे पहले तो ग्राफ्स वोंट बी अ स्ट्रेट लाइन एनी मोर. सही है, जैसे कि यू कैन सी ओवर हियर इन दीज ग्राफ्स ऑन द लेफ्ट एंड द राइट. इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि हम मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट तक जा रहे हैं. इलास्टिक लिमिट इज द लिमिट till which the object extends such that it does not permanently lose its shape. सही है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लोडिंग एंड डीलोडिंग फॉलो द सेम पैटर्न. लोडिंग मतलब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, डीलोडिंग मतलब आप फोर्स रिमूव कर रहे हैं. इस ग्राफ में अगर हम देखें तो इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो चुकी है, यानी ऑब्जेक्ट ने अपना शेप परमानेंटली लूज कर लिया. यही वजह है कि जो लोडिंग और डीलोडिंग का ग्राफ है दे फॉलो डिफरेंट पाथ्स. अच्छा, तो अब ये तीन ग्राफ्स आपके सामने आ रहे हैं,
एंड द फर्स्ट ग्राफ शोज कि जब आप उसको लोड कर रहे हैं स्प्रिंग को, यानी उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी, टोटल एनर्जी, दिस ग्राफ, द एरिया अंडर दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स दैट टोटल एनर्जी। सेकेंड ग्राफ में क्या शो हो रहा है कि जब आप उसको डीलोड कर रहे हैं, यानी फोर्स को रिमूव कर रहे हैं, तो जो एनर्जी रिकवर हो रही है स्प्रिंग की, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस येलो एरिया। और जब इस ग्राफ में टोटल एनर्जी है, इसमें रिकवर हो रही है, तो जो एनर्जी लॉस्ट है दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द थर्ड ग्राफ, एंड दिस एनर्जी इज परमानेंटली लॉस्ट बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आ जाता है another important topic, and that is the arrangement of identical springs in series and parallel। सीरीज में हमें क्या याद रखना है? हमें सीरीज में याद रखना है कि अगर कोई स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज है, जैसे इस तरफ, the force will be equally force will act equally on all springs। फोर्स डिवाइड नहीं होगी, द टोटल फोर्स विल एक्ट ऑन ईच स्प्रिंग, यानी इस पे भी एफ एक्ट करेगी, इस पे भी एफ, और इस पे भी एफ। हम अज्यूम कर लेते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू के है, सही है, तो इस वजह से इसकी जो एक्सटेंशन होगी हर स्प्रिंग की, वो भी ई होगी। टोटल एक्सटेंशन के लिए हम क्या करते हैं, सीरीज में हम टोटल एक्सटेंशन को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल एक्सटेंशन आ गई ई प्लस ई, दैट इज 3E। एंड कंबाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट हमें अगर निकालने को बोले, तो रिमेंबर कि कंबाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, और कंबाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 1/3K। अब हम आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस पे। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में क्या हो रहा है, जो भी फोर्स अप्लाई हो रही है, यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं फोर्स एफ अप्लाई होगी, वो जो है इक्वली डिवाइड हो जाएगी अमंग्स द नंबर ऑफ स्प्रिंग्स। यहाँ पे 3 स्प्रिंग्स है, तो ईच स्प्रिंग विल एक्सपीरियंस F/3 फोर्स, F/3 एंड F/3। एक्सटेंशन भी वही होगी E/3, इसकी भी E/3, इसकी भी E/3। पैरेलल में हमें अगर कंबाइंड एक्सटेंशन निकालनी हो, तो हम ऐड नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, किसी भी एक स्प्रिंग की टोटल एक्सटेंशन इज इक्विवेलेंट टू द टोटल एक्सटेंशन ऑफ द होल लूप। यहाँ पे अगर हमें टोटल एक्सटेंशन पूछी जाए, तो हम लिख सकते हैं E/3, और इसका कंबाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा, दैट विल बी द इनवर्स ऑफ एक्सटेंशन, वो हो जाएगा 3K। ये हो गया आइडेंटिकल स्प्रिंग्स के लिए। अब बात आ जाती है नॉन आइडेंटिकल पे। नॉन आइडेंटिकल में क्या होता है कि अब हम फर्ज कर लें हमारे पास ये 3 स्प्रिंग्स हैं। नॉन आइडेंटिकल हमें कैसे पता चलेगा कि नॉन आइडेंटिकल है, उन सबके स्प्रिंग कांस्टेंट जो है अनइक्वल होंगे, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 6 है। फोर्स एफ अप्लाई हो रही है, अब देखिए नोट करें कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इस पे भी 12 न्यूटन अप्लाई होगा, इस पे भी 12 न्यूटन अप्लाई होगा, और इस पे भी 12 न्यूटन अप्लाई होगा। अब you would agree कि we can find the individual extension of each string, that is f divided by k। तो इसमें आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, इसमें आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, और इसमें आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। हम सबको ऐड करते हैं, तो हमारे पास कंबाइंड एक्सटेंशन आ जाती है 12 सेंटीमीटर। एंड इफ द एग्जामिनर आस्क्स यू टू फाइंड द कंबाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट, तो वो आ सकता है बाय द फॉर्मूला टोटल फोर्स अपॉन टोटल एक्सटेंशन 12/12। हमारा आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर।
So the next thing we need to discuss is this Young's modulus, which is also dependent on stress and strain. Stress is the same as pressure, force over area, unit is pascals or newton per meter square. Strain refers to the change ratio of change in length over the original length and can be written as delta L over L or E over L. So the formula of Young's modulus can be written as stress over strain. स्ट्रेस का फार्मूला है एफ ओवर ए, स्ट्रेन का फार्मूला है ई ओवर एल। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एफ इंटू एल डिवाइड बाई ए ओवर ई। यंग मॉड्यूलस का हम ग्राफ अगर देखें तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस, a straight line where the gradient represents Young's modulus, and y-axis पे we have stress and on the x-axis we have strain. अब एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर हम इस एरिया को थोड़ा सा मार्क करें तो this area actually represents half into stress into strain. अब आप नोट करेंगे कि हाफ इंटू एफ इंटू ई हमने पहले पढ़ा था, इट इज़ इक्विवेलेंट टू द स्ट्रेन एनर्जी. Talking about this we studied previously is equal to strain energy और उसके नीचे area into L. Area into length we know is equals to volume. तो the area under the graph represents strain energy over volume.